Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. क्या कुछ होना चाहिए? तो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम आत्मनिर्भर हो। आप सिर्फ फालतू की घोषणा करने से हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। यूथ के लिए हमें मतलब जो बजट है इट शुड फोकस ऑन स्किल्स एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो मार्केट डिमांड कर रहा है स्किल्स स्पेशली एआई वगैरह में, उस चीज़ में जो यूथ है उनको स्किल्स मिले। हर बार हायर क्लास को बहुत सारी बेनिफिट्स मिली हुई होती है और लोअर क्लास को मिल जाती है, लेकिन दब के रह जाते हैं तो वो मिडिल क्लास। हमारा देश इस समय दुनिया में सबसे युवा देश है। या जो हमारे गांव की स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उनके लिए विशेष प्रावधान यदि सरकार कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। एक महिला जो है सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा। कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले कि जो हमारी यूथ है उसको सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए। क्या आपको भी इंतजार है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसे बदलाव हो कि आपका जीवन जो है एकदम आसान हो जाए? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि 1 फरवरी 2026 को आने वाला है वह बजट, जिसे पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ये उनका कई बार का ऐसा होगा जो उन्होंने बजट पेश किया, और वो पहली ऐसी वित्त मंत्री होंगी जो 12वें बार ये बजट पेश करने जा रही है। अब आप लोगों से समझना चाहेंगे, यहाँ पे मेरे साथ युवा पीढ़ी मौजूद है, इनकी सोच को समझना चाहेंगे। मैं खड़ी हूँ अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर, और इन लोगों से समझेंगे कि आखिर इन लोगों के दिमाग में क्या कुछ प्लान चल रहा है, या फिर ये लोग क्या सोचते हैं कि 1 फरवरी को जो 2026 का बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ होना चाहिए जिससे हमारे देश की तरक्की होगी। आप लोग किस फैकल्टी से हो? हम लॉ सेंटर 2 के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ मैं लॉ के सामने खड़ी हूँ ना, ये मैं खड़ी भी हूँ एक्चुअली लॉ फैकल्टी के सामने, इसलिए ज़्यादातर मुझे लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो आप लोगों से समझना चाहेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी आप लोग जेनजी हो, जेनजी भी है, मतलब 2 in 1 मुझे मिल गया है। 2001 के ये लोग 2001 में पैदा हुए हैं, तो समझते हैं। आप लोगों से समझना चाहेंगे जिंजी की तरह भी, युवा पीढ़ी की तरह भी, एंड आई होप मिडिल क्लास ही हो गए आप लोग भी मेरी तरह ही। आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास। तो आप लोगों से समझेंगे कि इस बार का जो बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद जता रहे हो आप लोग कि क्या कुछ होना चाहिए जो मतलब जिसकी वजह से मिडिल क्लास को बहुत जो है एक सहूलियत मिले और उसकी वजह से हमारे देश की उन्नति हो? क्या आपको लगता है क्या होना? सबसे पहली चीज़ तो ये लगता है कि जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसकी बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है। जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत सारे वॉर्स में जा रहा है, अलग अलग टर्न्स ले रहा है, टैरिफ वॉर बना रहा है। तो इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आत्मनिर्भर हो। तो ऐसे मेजर्स लेने चाहिए बजट में जिससे हमारे जो MSMEs है, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उनको सपोर्ट मिले। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी जो यूथ पॉपुलेशन है हमारे देश की ही बनने जा रही है। हमारे पास एक यूथ डिविडेंड है, तो अब वो डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बने, उसके लिए यूथ के लिए हमें मतलब जो बजट है इट शुड फोकस ऑन स्किल्स एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो मार्केट डिमांड कर रहा है स्किल्स स्पेशली एआई वगैरह में, उस चीज़ में जो यूथ है उनको स्किल्स मिले एंड उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि फिर हमारा यूथ सीख के जाए, मार्केट में एम्प्लॉय हो एंड बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वगैरह पैसे हैं वो इंडिया पे आए। तो एंड दैट विल देन हेल्प अस टू फर्दर इन्वेस्ट इन आवर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। एंड अगर हम आत्मनिर्भर भरते हैं तो फिर इस वॉलेटाइल इंटरनेशनल सिचुएशन में हम लोग को कोई और देश जो है वो प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें, अवसर जो है वो अवसर की तरह ही रहे, वो आपदा ना बन जाए। यानी कि जो हमारे जो देश में अभी एक युवा पीढ़ी का जो ग्रोथ हो रहा है, जो नंबर्स बढ़ रहा है, क्योंकि पहले चाइना था नंबर 1 पे, अभी हमारी कंट्री नंबर 1 पॉपुलेशन में हो गई है। तो वही आप कह रहे हैं कि हम ऐसा स्किल डेवलप करें और हमारे बजट में ऐसी चीज़ें हो कि हमारी युवा जो है उसकी स्किल बढ़े और हमारे देश जो है उसमें उन्नति करे। और जो स्किल्स हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होने चाहिए। सो अभी एआई का ज़माना है, तो स्किल्स जो हमारा जो करिकुलम है वो वैसे उसको चेंज होना चाहिए। एंड जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं, सो जो जैसे हम लोग भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो सारे फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं वो भी एकदम टॉप नॉच हो, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो अगर हम ये ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। सो हमें बजट से यही उम्मीद है कि ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर ये चली जाए तो अच्छा रहेगा देश के लिए। और फिर भारत का जो सपना है कि 2047 तक हम एक विश्व गुरु बने, और वो जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा एक अच्छा लगता है पूरा हो जाएगा? हाँ, हमें लगता है वही हमारी सारी जो भी हम स्टूडेंट्स हैं हमारी भी वही उम्मीद है। और तब तक तो हम लोग फिर मिडिल एज सिटीजन्स होंगे, तो जो सारी हमारी एनर्जीज है हम तो ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ तक चैनलाइज हो।
बट सरकार की भी इसमें मदद चाहिए होगी, वो भी अगर इन्वेस्ट करे क्वालिटी एजुकेशन में तो हमें भी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अच्छा, मौजूदा सरकार क्या लग रहा है कि सही से काम कर रहा है, और बजट जो पिछले साल आया था उसमें कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट पे ध्यान दिया गया था, किसानों पर ध्यान दिया गया था, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो है वो पीछे छूट ही जा रहा था बार बार। लेकिन लास्ट एक साल से हम देखें तो मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए जा रहे हैं। तो इस बार के बजट में खासकर एक बात हो रही है, एक टॉपिक पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर बार हायर क्लास को बहुत सारी बेनिफिट्स मिली हुई होती है और लोअर क्लास को मिल जाती है, लेकिन दब के रह जाते हैं, तो वो है मिडिल क्लास। तो इस बार के मिडिल क्लास के लिए क्या होना चाहिए, अगर सिर्फ मैं एक मिडिल क्लास के वर्ग के लिए आपको सवाल। तो मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि मिडिल क्लास को कुछ मिला नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने देखा था बहुत से टैक्स कट्स मिले थे। 12 लाख की तो अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना नहीं है, सो उसके वजह से मिडिल क्लास की इनकम जो है बढ़ी, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा, तो वो ज़्यादा खर्च सकते थे, और अगर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सो ऐसे ही कुछ डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करने वाली जो स्कीम्स हैं वो लाई जा सकती है मिडिल क्लास के लिए। एंड मुझे लगता है कि सरकार अच्छा ही कर रही है इस पूरे स्कीम में, इस मामले में। आपको क्या लगता है, एक युवा की तरह, जैसे आप कॉलेज में हैं, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आपके कॉलेज का और ग्रोथ होगा, ये स्टूडेंट्स के लिए जो है जीवन आसान हो जाएगा? अगर हम लोन के लिए बात करें तो क्या लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कम होना चाहिए? आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, हॉस्टल्स की कमी जो कई बार पड़ जाती है उस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे थे एआई को लेकर, उस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं इस बार के बजट? जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि यहाँ पे क्या है कि डीयू में हॉस्टल्स की कमी बहुत ज़्यादा है, और एजुकेशन की फंड भी जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे देशों से, विकसित देशों से कम है। तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि इस बार जो एजुकेशन पे बजट जो है वो इंक्रीज़ होगा, और हमारे डीयू की जो प्रशासन है वो हॉस्टल के लिए एक निर्धारण, एक बजट रखेगी, और हॉस्टल फैसिलिटी को इंक्रीज़ करेगी। और साथ ही साथ बजट में R&D का जो है सेक्शन उसको इंक्रीज करना चाहिए। रिसर्च पे जो भी बजट यूज़ होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि एक अपना सपना है आत्मनिर्भर बनने का, तो बिना रिसर्च का बजट बढ़ाए हुए, बिना रिसर्च पे इन्वेस्ट करे हुए अपने आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं ऐसे देखता हूँ कि एक युवा होने के नाते, क्योंकि हमारा देश इस समय दुनिया में सबसे युवा देश है, लेकिन अगर आज हम युवा हैं तो कल हम बूढ़े भी होंगे। तो मैं अपनी सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले कि जो हमारी यूथ है उसको सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए, उससे क्योंकि एक समय बाद यही आपको पेंशन देनी पड़ेगी इन्हीं लोगों को। तो आप इस युवाओं को अगर सही जगह पे अगर नहीं रोक के रखोगे तो ये मतलब बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में होगी। दूसरा एक बड़ी समस्या जो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो आईआईटी या बड़े टॉप यूनिवर्सिटियों में जो इंटेलेक्चुअल हों या अच्छे स्टूडेंट्स हों, वो यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपने जो देश है उससे पलायन को रोकना होगा। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि लगातार जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखोगे कि हमारे बजट को कम किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बजट लगभग 350 करोड़ का बजट कम किया गया है। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अन्य प्रदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है हॉस्टल्स की। हमारे पास हॉस्टल्स ना के बराबर हैं, और यहाँ जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं वो सब ना कहीं रेंट की समस्या से गुजर रहा है। दूसरा मैम, यहाँ पर हमारी सरकार जो वंचित तबके हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटी हैं या फिर मिडिल क्लास है, उनके लिए स्कीमें तो हर बजट में अच्छी बढ़ा चढ़ा के ले आती है, लेकिन आप उनका देखोगे कि इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है। आप देखोगे कि स्किल इंडिया करके कार्यक्रम चलते हैं, आप अभी यहाँ लोकल में कहीं चले जाओ सेंटर पे, वहाँ पे सिर्फ हजारों की संख्या में आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन, लेकिन वहाँ से जो यूथ टैलेंट जो वहाँ से सीख के गया वो गया कहाँ, वो आपको ना के बराबर कहीं नहीं दिखेगा। तो मैं कहूँगा कि सरकार चाहे भले ही बजट को
दूसरे तरीके से देखे, स्कीमों को कम करे, लेकिन जिन स्कीमों को लेके आए उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। आप सिर्फ फालतू की घोषणा करने से हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। दूसरा, जो हमारा यूथ है वो आप देखोगे एक भ्रमित दिशा में जा रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मैंने एमए किया, एमए के बाद मैंने नेट निकाला, नेट निकालने के बाद अब मैं फिर लॉ कर रहा हूँ, और जबकि मेरा हिंदी साहित्य विषय था। तो मैम मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं है कहीं भी किसी तरह की कि हम लोग सस्टेन कर पाए, या कि मैंने लॉ कर लिया हूँ तो मैं लॉ के बाद अब मुझे अगर लिटिगेशन करना है या प्रोफेसर बनना है तो मैं उसमें जा पाऊँ। तो सबसे पहले जो युवा जिस दिशा में जा रहा है उसको वहाँ का वहीं पे आपको रोकना होगा, जिससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ये क्या आपके सर हैं? आपसे सर जी, आपसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि अभी जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है युवाओं के लिए, क्योंकि आप यहाँ के प्रोफेसर हैं और आप सीनियर भी हैं, सीनियर सिटीजन की तरह, मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ बदलाव होना चाहिए अगर हम पिछले बार के बजट से कंपेयर करके आपसे पिछले बार पूछें? के बजट में सबसे वेलकम जो एक डेवलपमेंट था वो ये था कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिला कि 12 लाख रुपए तक टैक्स की छूट दी गई। हाँ। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य था, लेकिन ये पूर्ण नहीं होता है। उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी रिक्वायर्ड है। हमारे यहाँ रिसर्च के लिए फंड्स की कमी है, खास तौर पे जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रिसर्च के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें काफ़ी कमी है, वो एलोकेशन की ज़रूरत है। और क्योंकि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हैं, हम अपनी जो फीस है उससे अपना कोर्स नहीं फंड करते हैं, हम सेल्फ फंडेड नहीं हैं, हम डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे। तो यहाँ पे कुछ फंड्स हैं जो अगर मिल जाएं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और रिसर्च एक ऐसा एरिया है जो सोशल साइंस में या आर्ट्स में या लॉ में, वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आएगी और इंकरेजमेंट कम होगा तो डेफिनेटली हम एज अ सोसाइटी कम ग्रो करेंगे। साइंस को लेके हमारे रुझान बहुत अच्छा है। मैं इस बात पे यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि साइंस को लेके फंड्स की कमी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का फायदा डायरेक्टली लगता है कि सोसाइटी को मिल रहा है। सोशल एक्सपेरिमेंट्स का फायदा लेने में, आने में, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो ये हमें फील होता है कि उनकी वैल्यू कम है, लेकिन एक्चुअली में उनकी वैल्यू भी बहुत है। हम आज सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे उसका रिजल्ट भले कुछ सालों बाद आएगा, लेकिन वो कई जनरेशन तक वर्क करेगा। तो दोनों का अपना अलग पर्सपेक्टिव है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिसर्च में एलोकेशन बेटर हो। कुछ हमारे अपने पर्सनल मुद्दे भी हैं, जैसे हमारा पीएचडी का जो अपना एक इंक्रीमेंट पहले आता था, सरकार का अपना मानना है कि नहीं, हम पीएचडी का इंक्रीमेंट 7th पे के बाद से देना जरूरी नहीं समझते। मुझे लगता है ये इंकरेजमेंट के तौर पे एक अलग हेड में देना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अगर हमें इंक्रीमेंट मिलता है तो पीएचडी एज एन इंसेंटिव, जब आप हमसे रिक्वायर करते हैं कि पीएचडी होना चाहिए हर एक फैकल्टी का, तो उसी तरह से जब कंप्लीट भी कर लेती है फैकल्टी, अगर वो इंसेंटिव मिलता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्टर होता है, एक बहुत बड़ा पुश होता है कि आपको ये करना चाहिए किसी भी हालत में। बाकी मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक ये हुआ है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इस सरकार के आने के बाद नियुक्तियां बहुत हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स जो पहले नहीं होती थी। ये भी मैं जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी भी बता रहा हूँ कि क्योंकि परमानेंट नौकरियों की कमी है। प्राइवेट सेक्टर किस तरह एक्सप्लॉइट करता है, मैं अभी प्राइवेट सेक्टर से अभी गवर्नमेंट सेक्टर में आया हूँ, मुझे पता है कि क्या डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर में आप है पूरी डिफरेंस, जिंदगी- मानते हैं। बहुत डिफरेंस है। आज की डेट में वो बहुत अच्छे पे मास्टर्स हो गए हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के नाम पे आज भी डर लगता है। कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो वो अपना प्रॉफिट देखेंगे। यहाँ पे आप कम से कम इस मामले में पूरी तरह से सिक्योर हैं। आपको ये डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी किसी बात पे चली जाएगी, किसी भी एकदम माइनर से इशू पे चली जाएगी, आप सिक्योर हैं। तो उस तरीके की चीज़ों पे बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट का स्टेप। टैक्स भी बढ़िया किया है, बट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, इस पे अगर करें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो जब हम जो है मिडिल क्लास या फिर आम लोगों के बीच जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उम्मीद कर रहे हैं वो, तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी बिंदुएं, कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें निकल कर सामने आती हैं जो शायद सरकार तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी होता है। एक महिला की तरह आपसे समझना चाहूँगी कि आप क्या उम्मीद करिए, जैसे पिछले बार के बजट को देखें तो महिलाओं के लिए भी, और अगर मिडिल क्लास हम बोले तो ज़्यादा सही होगा कि 12 लाख के सैलरी जो लोग थे जिनको 12 लाख मिल रहा था, उनके लिए जो है वो टैक्स की छूट मिल गई। इस बार क्या उम्मीद कर रही हैं एक महिला की तरह या फिर एक मिडिल क्लास की तरह, आपसे पूछूं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिका है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बीइंग अ फीमेल, पहले तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि जब हम नौकरी में हैं तो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की हमें बात करनी होगी। तो हमें ये देखना होगा कि जो स्लैब्स हैं वो फीमेल को अगर आप स्पेशल बेनिफिट्स दे रहे हो तो उसमें हम ये भी ध्यान रखें कि जहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है उसका हम विशेष तौर पे ध्यान रखें।
और रही बात अन्य उस वर्ग के बारे में, जैसे मैं बात करूंगी बिकॉज बजट से ही रिलेटेड है। मैं चाहूंगी कि इसमें जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या जो हमारे गांव की स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान यदि सरकार कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं या तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई हैं या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई नहीं है, बट फिर भी वो बहुत ही कम संसाधनों को जोड़ते हुए अपना बिजनेस व्यापार चला रही हैं, घर चलाती हैं और बहुत लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। तो मेरी सरकार से ये निवेदन रहेगा कि उन महिलाओं को विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान रखे जाएं, टैक्स में छूट दी जाए और साथ में उनको सब्सिडी के साथ में यदि कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपसे देश आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। क्योंकि एक महिला जो है सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो हमारा देश भी सशक्त होगा। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं युवा की तरह? आप भी लॉ फैकल्टी में हैं? हाँ, मैं लॉ फैकल्टी लॉ सेंटर 2 का एक स्टूडेंट हूँ। हाँ। आप क्या उम्मीद करें इस बार के बजट से? बजट्स में तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सभी कैंपसेस का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, ताकि सामान्य विद्यार्थी को, छात्र को एक अच्छा शिक्षा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड हो। जैसे मैं लॉ सेंटर 2 का विद्यार्थी हूँ और मैं जीवन को इसी मायने में जीने का प्रयास करता हूँ। इसी एक पंक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, यदि देश हो एक सारा, संकटों पर मात करिए, देश विजयी हो हमारा, देश विजयी हो हमारा। इसी ब्रीद वाक्य को लेकर मैं मेरा जीवन जीता हूँ। और जैसे लॉ सेंटर 2 हमारी एक हम बोलते हैं कि मातृ प्रेरणा या प्रेरणा क्या है, तो जैसे हमें कानून यहाँ पे सिखाया जाता है, तो मेरा एक गांव का एक छोटा सा इशू मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं बहुत ही संवेदनशील ऐसा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि सर्वोच्च बॉडी है, उसका भी विशेष तरीके से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरे लॉ सेंटर 2 ने मुझे कानून की, संविधान की पढ़ाई दी और आर्टिकल 21 का वायलेशन मेरे गांव में हो रहा था। वो जो ब्रिज था वो 5 सालों से बहुत ही खराब अवस्था में था और उस पर मैंने आवाज उठाई। जो लॉ सेंटर 2 ने, संविधान ने मुझे पढ़ाया, उसकी मैंने आवाज बनी। और जब मैंने NHRC को ये कंप्लेंट दी तो उसके थ्रू मैंने ये पाया कि NHRC ने कंसर्न जिलाधिकारी महोदय को इस विषय में 8 हफ्तों में कार्य करने के लिए वहां पे डायरेक्शन दिया। और आपको सभी को एक बता देना चाहता हूँ कि केवल 6 दिनों में पुल का काम चालू हो गया, कार्यान्वित हो गया। और ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारी इंजरी हुई। और ये जो है जस्टिस कैसे डिलीवर करना है, उसका एप्लीकेशन करना है, कैसे करना है। जैसे आपने अभी हमारे प्रोफेसरों से बात की तो ये हमें टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं। और लॉ फैकल्टी कैसे इस विश्व की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, वो इन्हीं प्रोफेसर्स की वजह से, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के वजह से है। और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बनी रहे और इस आने वाले बजट में सरकार जरूर इस विश्वविद्यालय को एक अच्छी तरीके से देखेगा और ये छात्र देश का भविष्य है, उनका भविष्य जरूर उज्जवल करेगा। आने वाले युवा नेता हैं ये हमारे, इनके बात से आप समझ गए होंगे कि कौन से गांव से हैं। मैं जलगांव महाराष्ट्र, जो बनाना कैपिटल इस पूरे देश का है, उस क्षेत्र का जो महाराष्ट्र से हैं ये, आप समझ जाओ ये आने वाले हमारे नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला। हालांकि बजट को लेके जो आपने बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। और अगर मैं कॉलेज को लेकर पूछूं तो कॉलेज में क्या कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से कॉलेज जो है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा को लेकर जो है वो उन्नति होगी? मैम, सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ कि शिक्षा तो उतनी ही जरूरी है, पर उसके साथ संस्कार और भाव होना भी जरूरी है। आज लोग बहुत शिक्षित हो गए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, पर कहीं ना कहीं उनमें संस्कारों का और भावनात्मक बंध का कुछ ना कुछ कमी वहां पे दिखती है। तो जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो आने वाली समस्या है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ज्यादा बढ़ गई है। तो हम किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस में योगा को प्रमोट करके, जिस प्रकार से छात्रों के बीच भावनात्मक बंध, उसके प्रोफेसर और उसके बीच में कैसा हो, इसको अगर हम प्रमोट करेंगे, इसके लिए कोई स्कीम लाएंगे और बजट में इसका विशेष प्रावधान करेंगे, तो मुझे लगता है जो छात्र, संस्कारित छात्र इस देश का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। और मैं वही कोट बार बार करना चाहता हूँ कि यदि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, देश हो एक सारा, संकटों पर मात करिए,
राष्ट्र विजयी हो हमारा, ये जो भाव है ये बहुत जरूरी है। और ये छात्रों में आने के लिए उनको अपना अटेंडेंस जरूर मतलब रखना, क्योंकि जब वो अटेंड करेंगे लेक्चर तभी वो बहुत सारी चीजों में अपनी महत्वपूर्णता पाएंगे, पोटेंशियल जानेंगे, और ऐसे प्रोफेसर जब उन्हें गाइड करेंगे तब सही मायने में एक छात्र का कैरेक्टर खुलेगा और वो उस दिशा में कार्य करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।